हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ बड़े भाई साहब, जिसके लेखक है प्रेमचंद। इस पाठ के प्रश्न उत्तर सुविचार देखते हैं। जब तक जीवन है तब तक सीखना है। पहला प्रश्न है, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? तो उत्तर है, कथानायक अर्थात प्रेमचंद की रुचि के बारे में पूछा गया है यहाँ बच्चों। कंकरियाँ उछालने, कागज की तिल्लियाँ बनाने, चार दीवारी पर चढ़ने और फाटक को मोटर कार बनाकर झूलने में थी। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों कि कथानायक की रुचि खेल कूद में थी, अगर वन वर्ड में टिक लगाने को मिलता है तो। प्रश्न नंबर 2 है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? तो बच्चों, छोटा भाई बड़े भाई से नजरें बचाकर, या हम कह सकते हैं छिपकर खेलता था। जब वह खेलकर वापस लौटता था तो गुस्से में बड़े भाई साहब का सवाल यही होता था कि कहाँ थे तुम। वन वर्ड में आता है तो कहाँ थे तुम, और ये 3 नंबर में आता है तो आपको इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। एक वर्ड लिखने से 3 नंबर नहीं मिलेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? तो उत्तर है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई की स्वच्छंदता बढ़ी। ये तो वन वर्ड में आप आंसर लिखेंगे स्वच्छंदता। अभी 3 नंबर में आएगा तो आप लिखेंगे वह आज़ादी से खेल कूद में शामिल होने लगा। उसने बड़े भाई की सहनशीलता अर्थात नरम व्यवहार का गलत फायदा उठाया, क्योंकि बड़े भाई साहब उसे अब रोक टोक नहीं रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? तो उत्तर है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे, अर्थात वे 14 साल के थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कितने साल के थे, तो मैंने इसका आंसर भी 7 लिख दिया है। और छोटे भाई 9 साल का था। बड़े भाई साहब 9वीं जमात में पढ़ते थे। प्रश्न नंबर 5 है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? तो उत्तर है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कॉपियों पर, किताबों के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। अगर आंसर बड़ा लिखना है तो कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते, और कभी कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे, और कभी ऐसी बच्चों शब्द रचना करते जो निरर्थक होती, कभी किसी आदमी का चेहरा बनाते। अब देखते लघु उत्तरी प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न 1 है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं किया? तो उत्तर है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा कि वह आगे से खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगा और बड़े भाई को शिकायत करने का कोई मौका नहीं देगा। परंतु जब उसने टाइम टेबल बनाया बच्चों, तो उसमें खेल कूद का कोई स्थान ही नहीं दिया, अर्थात खेल कूदियों को टाइम ही नहीं दिया, जबकि उसकी सबसे ज़्यादा रुचि किसमें थी? खेल कूद में ही थी। इसलिए उसने पहले दिन से ही टाइम टेबल की अवहेलना शुरू कर दी, यानी उसका पालन ही नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो क्या प्रतिक्रिया हुई? तो उत्तर है, एक दिन जब सुबह के से लेकर दोपहर तक छोटा भाई गुल्ली डंडा खेलकर दोपहर के समय बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो मानो भाई साहब ने तलवार खींच ली और उस पर टूट पड़े, अर्थात बोलने लगे, इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है? मगर भाईजान, घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है? घमंड के विषय में समझाने के लिए उसे उन्होंने रावण, शाहे रूम और शैतान का उदाहरण भी दे दिया। अगला क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब को अपनी मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ी? तो उत्तर है, बड़े भाई साहब को और उनका छोटा भाई, जो बड़े भाई साहब थे और उनका जो छोटा भाई, दोनों ही छात्रावास अर्थात हॉस्टल में अकेले रहते थे। इसलिए बड़े भाई पर छोटे भाई की पूरी जिम्मेदारी थी। अगर बड़े भाई साहब खुद गलत रास्ते पर चलते तो अपने छोटे भाई को कैसे सही रास्ता दिखाते? इसलिए वे खेल कूद में हिस्सा नहीं लेते थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि छोटे भाई को सही राह दिखाने के लिए उन्हें अपने मन की इच्छा दबानी पड़ती थी। प्रश्न नंबर 4 है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते
और क्यों? उत्तर है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को हमेशा पढ़ने की सलाह देते और खेल कूद में समय व्यर्थ ना करने के लिए कहते थे, क्योंकि अगर वह मन लगाकर पढ़ेगा तो जीवन में सफल हो जाएगा। इससे बड़े भाई साहब का उद्देश्य उसे सही राह दिखाने का पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? उत्तर है, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का अनुचित लाभ उठाया। बड़े भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हो गया। उसे कन कौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। अब वह सारा समय पतंगबाजी में बैठ करता अर्थात बिताता था। अब लघु उत्तरी क्वेश्चन के बाद देखते हैं दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता। अपने विचार प्रकट कीजिए। तो उत्तर है, बड़े भाई की अगर डांट फटकार ना मिलती तो छोटा भाई कक्षा में अव्वल नहीं आ पाता। क्योंकि बच्चा छोटा भाई अनुभवहीन था, वह अपने अच्छे बुरे से अनजान था। बड़े भाई साहब उसे डांटते फटकारते नहीं तो वह जितना पढ़ता था उतना भी नहीं पढ़ता और खेल कूद में अपना सारा समय गंवा देता। और ऐसा हुआ भी। जब उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, अव्वल नंबर प्राप्त किए, उस समय वह पढ़ाई में लापरवाही दिखाने लगा और सारा समय खेल कूद में व्यर्थ करने लगा। भाई की डांट फटकार के कारण वह पढ़ता था और इसी कारणवश वह कक्षा में अव्वल अंक प्राप्त करने में सक्षम हो पाया। सामने से नहीं दिखता, लेकिन बाद में पता लगता है जब आप कक्षा में फर्स्ट आ जाते हो। पहले आपको लगता है कि सामने वाला ऐसे ही डांट रहा है, चाहे बड़ा भाई हो या मम्मी पापा हो, लेकिन बच्चों उनकी डांट से ही आप पढ़ते हैं और कक्षा में प्रथम आते हैं। ये भी सच्चाई है, ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। प्रश्न नंबर 2 है, इस पाठ में लेखक ने समुचित शिक्षा के किन किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? आप उनके विचारों से सहमत हैं? बच्चों, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। बड़े भाई साहब ने समुचित शिक्षा पर व्यंग करते हुए कहा कि ये लोग अंग्रेजी भाषा पर अधिक बल देते हैं। कौन? सभी अध्यापक, सभी जगह देखिए आप। वे चाहते कि छात्र जो हैं अक्षर अक्षर रट डालें। इसी रटंत का नाम उन्होंने शिक्षा रख छोड़ा है। अर्थ समझ आए या ना आए, परंतु बच्चे रटकर पास हो जाते हैं। साथ ही अलजबरा और ज्योमेट्री भी बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है इन दोनों सब्जेक्ट में, गणित में भी। अपने देश का तो इतिहास याद करते हैं, साथ साथ बच्चों को दूसरे देशों का इतिहास भी पढ़ना पड़ता है, जिसकी अगर देखा जाए तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रणाली बच्चों पर एक तरह की बोझ के समान है। तो इसलिए हम नहीं कहेंगे कि ये प्रणाली लाभदायक है। तो ये लाभदायक बहुत ही कम है, इसमें सुधार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? तो उत्तर है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल किताबी ज्ञान करने से नहीं आती, बल्कि दुनिया देखने से आती है, अर्थात अनुभव से आती है। इसके लिए उन्होंने अम्मा, दादा व हेडमास्टर की माँ के उदाहरण भी दिए हैं कि भले वे अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्हें हमसे ज़्यादा तजुर्बा था। उनके जैसा अनुभवी व्यक्ति जीवन में कैसी भी समस्याएं आएं, उनका सामना आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि वे जीवन की समझ से अवगत हैं। अगला प्रश्न है, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? तो उत्तर है, छोटा भाई खेल कूद में अधिक रुचि रखता था, ये तो हम जानते हैं। कक्षा में अव्वल आने पर वह पढ़ाई के प्रति लापरवाही बरतने लगा। उसे लगा कि वह पढ़े या ना पढ़े, अच्छे अंक से प्राप्त कर पास हो जाएगा। इस कारण वह पूरा दिन खेलने में व्यतीत करता और उसके मन में बड़े भाई साहब का जो डर भी था वो भी कम हो गया। एक दिन पतंग उड़ाते समय बच्चों घटना है, उनके बड़े भाई ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें आगे आने वाली कक्षाओं की कठिनाइयों से अवगत कराया, मन लगाकर पढ़ाई करने हेतु कहा। उन्होंने उसके उज्जवल भविष्य के लिए अपने बचपन का जो नाश किया है, मतलब खुद खेले नहीं, इसके बारे में बताया, जिसे सुनकर आभास हुआ कि अव्वल अंक प्राप्त करने के पीछे उसके बड़े भाई का हाथ है
और इसी कारण उसके मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा की भावना उत्पन्न हुई। बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। तो उत्तर है बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं हैं अध्ययनशील। बड़े भाई साहब स्वभाव से अध्ययनशील थे। कभी कभी दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी की हाशियों पर जानवरों की तस्वीरें बनाते या फिर किसी शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में उतारते थे। दूसरा, उपदेश देने की कला में निपुण थे। बड़े भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे। जब भी छोटा भाई खेलकर वापस लौटता तो उसे किसी न किसी विषय पर उपदेश देते, कभी घमंड पर, कभी जीवन पर, कभी समझ पर, या फिर अपनी कक्षा के विषय की कठिनाइयों पर। कर्तव्यनिष्ठ। बड़े भाई कर्तव्यनिष्ठ थे क्योंकि उन्होंने अपने भाई को सही राह दिखाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, अर्थात खेल कूद में भी हिस्सा लेना छोड़ दिया, जबकि खेल बच्चों की पसंद होती है। उन्होंने अपने भाई की पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाई। अगला प्रश्न है बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है। तो उत्तर है बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण कहा है क्योंकि इसे किताबें पढ़कर हासिल नहीं किया जा सकता। जिंदगी के अनुभव एक व्यक्ति के जीवन में आने वाली अड़चनों का सामना करने में मददगार साबित होते हैं। पुस्तकें व्यवहारिक शिक्षा देने में असफल है। जो जीवन का अनुभव हमें देता है, सही गलत सही उचित अनुचित की जानकारी वो अनुभव से हासिल होती है। अतः जीवन के अनुभव किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पाठ के कौन से पंक्तियां पढ़ें जिसमें हमारा इन जो लाइनें ये लिखी हैं आपके सामने, जिस पंक्तियों का अर्थ इससे संबंधित हो। तो बच्चों, आप किताब की ये वाली लाइनें पढ़ेंगे तो पहले का मिल जाएगा, ये लाइनें पढ़ेंगी तो दूसरे के आंसर बनाती हुई नजर आएंगी, ये वाली लाइनें पढ़ेंगी तो तीसरी लाइन का मीन्स अर्थ निकालती हुई ये पंक्तियाँ आपको दिखाई देंगी, और चौथे के लिए ये वाली आप पंक्तियाँ पढ़ेंगे। आपने किताब से ही छांटनी है, ये क्वेश्चन आता नहीं है पर आपको पूरा चैप्टर पढ़ाना है, इसलिए मैंने इसको दिखाया है। अगला है इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल साहब चीज़ है बुद्धि का विकास। तो ये आशय स्पष्ट करना है। तो आशय स्पष्ट करने के लिए पहले पाठ का नाम लिखिए बड़े भाई साहब, लेखक का नाम प्रेमचंद, पुस्तक का नाम स्पर्श। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा बड़े भाई साहब की शिक्षा के विषय में सोच का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रटकर पास हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसी समझकर अपने जीवन में उतारें, यही शिक्षा है। इसलिए पुस्तक के ज्ञान को केवल पुस्तकों तक सीमित ना रखें, बल्कि उसका अर्थ समझ बुद्धि विकसित करें, जिससे हम जीवन में कामयाब हों। दूसरी कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, इसका वही लिखेंगे, पाठ का नाम, पुस्तक का नाम, ये सब पहले जैसा लिखना है। अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा लेखक छोटे भाई का खेल कूद के प्रति लगाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार एक मुसीबत में पड़ा हुआ मनुष्य या बीमार व्यक्ति यह जानते हुए कि मेरी मौत निश्चित है, फिर भी जीवन के प्रति अपने लगाव को छोड़ नहीं पाता, अर्थात मोह माया में फंसकर मरना नहीं चाहता, उसी प्रकार छोटा भाई भी अपने भाई साहब के बार बार फटकार पड़ते हुए भी खेल कूद के प्रति अपने लगाव को छोड़ नहीं पाता, अर्थात बार बार डांट पड़ने पर भी खेलने चला जाता था। तीसरी देखेंगे पंक्ति का भी उत्तर लिखने से पहले हम पाठ, लेखक का नाम पहले जैसा लिखेंगे। इसका आशय देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा लेखक शिक्षा के विषय में बड़े भाई साहब की सोच का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक मजबूत इमारत को बनाने के लिए उसकी नींव मजबूत होना आवश्यक है, उसी प्रकार एक विद्यार्थी को जीवन में सफल होने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में ध्यानपूर्वक पढ़ना अनिवार्य होता है, जिससे उसकी उच्च कक्षाओं की पढ़ाई आसान हो सके। चौथा देखते हैं, आगे आसमान की ओर। इन पंक्तियों का आशय, प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा लेखक कटी पतंग की तुलना आत्मा से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक आत्मा प्राणी के शरीर को छोड़कर स्वर्ग चली जाती है और फिर वहां से दुखी मन लेकर नया शरीर धारण करने के लिए पृथ्वी पर आती है, उसी प्रकार एक कटी हुई पतंग भी धीरे धीरे आसमान से नीचे की ओर आती है, जिससे बच्चे पकड़कर कन्ने बांधकर फिर से उड़ाने लगते हैं।
भाषा अध्ययन में देखेंगे दो दो पर्यायवाची लिखने हैं आपने। नसीहत, मशवरा, सलाह, रोष, क्रोध, गुस्सा, आज़ादी, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, राजा, नृप, महीप,